यस सर। हाँ बेटा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? अच्छा, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की बातें। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं इस बात को कि कैंसर एक बेसिक सा टॉपिक है, और कैंसर का जो है हिसाब किताब वो सेल साइकिल से जुड़ा हुआ है। मतलब पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है कि कैंसर क्या है। तो कैंसर क्या है, वो ये डायग्राम बहुत क्लियर तरीके से बता देता है कि कभी कभार क्या होता है कि जैसे कि आप नॉर्मल सेल डिवीजन देखोगे तो एक सेल से दो सेल बनेंगे, दो से चार बनेंगे। और ये सेल डिवीजन जो है ये हमारा नॉर्मल सा मैकेनिज्म है। मतलब कि जरा ये चलता रहता है बॉडी में। पुराने सेल डिग्रेड होते हैं, नए सेल बनते हैं, कुछ ग्रोथ होती है ना, रिपेयर होता है। सबके लिए सेल डिवीजन है। कौन सा है? माइटोसिस है, क्योंकि उसमें जो सेल बन रहा है वो एग्जैक्टली सेम है दूसरे सेल के जो डिवाइड होना शुरू हुआ है। ये अपना नॉर्मल हिसाब किताब बॉडी में चलता रहता है। कभी कभार क्या होता है कि कोई सेल मान लो कि खराब तरीके से माइटोसिस हुई, उसमें डैमेज हो गया, अब डीएनए डैमेज हो गया, स्ट्रक्चरल डैमेज हो गया, किसी भी तरीके का डैमेज हो गया, तो फिर वो डैमेज जाता है रिपेयर में। उसको रिपेयर किया जाता है। मान लीजिए डैमेज कुछ इस तरीके का है कि उसको हम रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। अब अगर डैमेज को अगर हम रिपेयर नहीं कर सकते तो फिर अगर डैमेज रिपेयर नहीं कर सकते तो फिर हम क्या करते हैं, उस सेल को, वो उस सेल का ना एक तरीके का सुसाइड कर देते हैं। वो सेल सुसाइड कर लेता है, वो मर जाता है। और इस तरीके के सुसाइड को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। मतलब कि सेल नहीं मर गया, क्यों? क्योंकि एक तो वो खराब था बॉडी के लिए, या खुद खराब था, और दूसरा वो डैमेज रिपेयर भी नहीं कर पा रहा था। तो या तो रिपेयर कर ले या मर जा, ऐसा वाला। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लो सेल डैमेज था, अब वो रिपेयर नहीं हुआ, ना ही वो रिपेयर हुआ और ना ही वो मरा, बल्कि उसने रैपिड डिवीजन शुरू कर दी। तो सेल्स का गुच्छा बनने लग गया। अब सेल का ये जो गुच्छा बनने लग गया, इसको हमने ट्यूमर बोला। और ये सेल है तो डैमेज, मतलब हमारे किसी काम का नहीं है। मतलब ये जो सारे सेल हैं ये एक तरीके के बेकार हैं, हमारे किसी काम के नहीं है। और बस बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, और बढ़ते चले जाएंगे। और जो दूसरे सेल्स हमारे काम के हैं उनका न्यूट्रिशन भी ये लोग ले लेंगे। आ रही बात समझ में? तो एक तो भाई हमारे काम के नहीं है, जगह घेर रहे हैं बेकार की, है ना। उस ऑर्गन का स्ट्रक्चर को, साइज को बढ़ा रहे हैं। जैसे लिवर में होगा तो हिपैटोमेगाली हो रहा है, लिवर का साइज बढ़ गया, पैनक्रियास का साइज बढ़ गया, ये तो साइज बढ़ा रहे हैं। दूसरा, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स में, न्यूट्रिएंट्स के अंदर कंपटीशन ले रहे हैं और ज्यादा ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स खाए जा रहे हैं। तो हमारे सेल्स को जितने न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए उतने नहीं मिल पा रहे हैं, है ना। ये तो आपने इकोलॉजी में पढ़ा है ना कि एक कैरिंग कैपेसिटी होती है एनवायरनमेंट की, उसके बाद ग्रोथ रुक जाती है, उसके बाद आप कुछ मर्जी करो, ग्रोथ लिमिटेड रहेगी। मतलब हर एक, देखो न्यूट्रिएंट्स तो लिमिटेड है ना आपकी बॉडी के पास, और वो सारे आपकी बॉडी के सेल्स को नहीं मिल रहे, बल्कि ये सारे के सारे दूसरे सेल्स खाए जा रहे हैं। तो आपके जो बॉडी के सेल्स हैं जिनका हक था उन न्यूट्रिशन का, वो एक्चुअली मरने लगेंगे, डिग्रेड करने लगेंगे। और यही परेशानी है किसकी? ट्यूमर की। और अगर ये ट्यूमर फैलता है, ठीक है, तो फिर मैं इस ट्यूमर को, इस बढ़ते हुए सेल्स को मैलिग्नेंट बोलता हूँ। मतलब कि मैलिग्नेंट ट्यूमर एक होता है, बेनाइन ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर मतलब सेल एक ही जगह इकट्ठे होके एक ही जगह रह रहे हैं, वो सिर्फ एक जनरल ट्यूमर है। मगर अगर ये ट्यूमर फैल रहा है तो फिर इसे मैं मैलिग्नेंट ट्यूमर कहता हूँ, या मेटास्टैटिक ट्यूमर कहता हूँ। मेटास्टैटिक मतलब जो अपनी स्टेट बदले, आज यहाँ कल वहां, परसों यहाँ तरसों वहां। तो मेटास्टैटिक प्रॉपर्टी शो करे तो वो जो ट्यूमर हो जाता है वो आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है। और इसी को मैं कैंसर के नाम से जानता हूँ। ठीक। तो ये है कैंसर की बातें। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कैंसर अब हो क्यों रहा है? अब कैंसर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है कि आपके सेल्स, नॉर्मल सेल जो है वो तो करते हैं बेसिक बेसिक डिवाइड। कैंसर सेल कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं।
मतलब उनकी डिवीजन पे कोई कंट्रोल ही नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा हो रहा है, अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में बोलें तो हम बोल देते हैं कन्वर्जन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स इनटू ऑन्कोजीन्स। कन्वर्जन ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स इनटू ऑन्कोजीन्स, या इनिबिशन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। देखिए, हमारी बॉडी में बहुत सारी ऐसी जीन्स होती हैं जिन्हें हम ट्यूमर सप्रेसर जीन्स बोल रहे होते हैं, जो जब काम कर रही होती हैं ठीक से तब हम उसे बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। और जब वो काम करना बंद कर देती हैं तो हम उनको बोल देते हैं ऑन्कोजीन्स। तो ये जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं सेल डिवीजन को कंट्रोल करने के लिए, जब ये इनहिबिट हो जाएं या इनमें कुछ गड़बड़ हो जाए, जब ये अपना काम प्रॉपरली ना करें, तो उस केस में जो सेल है वो कैंसरस हो सकता है, कंटिन्यूस डिवीजन करना शुरू कर सकता है। अब देखिए, पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली अगर हम एक तरीके से सोचें तो अगर एक जीन इनएक्टिवेट या एक्टिवेट हुई है, इसका मतलब उसमें म्यूटेशन हुआ है। ठीक है ना? अब वो म्यूटेशन जो है वो हुआ, और उस म्यूटेशन ने अल्टीमेटली ये चीजें कॉज करी। मतलब कैंसर होने के लिए सिर्फ एक म्यूटेशन होनी जरूरी है। मैं एक म्यूटेशन तो बहुत ही सिंपली बोल रहा हूँ, एक म्यूटेशन नहीं। वो ऐसा होता है कि एक सेल में जब मल्टीपल म्यूटेशन होती हैं और एक स्पेसिफिक जगह पर होती है तो ही कैंसर होता है भाई। अगर हर म्यूटेशन कैंसर में कन्वर्ट हो जाए तो फिर तो हाँ, हर इंसान को कैंसर हो, क्योंकि म्यूटेशन हमारी बॉडी में हो जाती है छोटी मोटी। लेकिन क्योंकि हमारा मैक्सिमम ऑफ द डीएनए जो कैसा है, नॉन कोडिंग है, तो म्यूटेशन का कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। और अगर हो भी जाती है तो वो सेल डैमेज हो जाता है, तो बॉडी उस सेल को किल कर लेती है। अब प्रोसेस मैंने बताया आपको। लेकिन एक म्यूटेशन हुई, सेल डैमेज हो गया। एक म्यूटेशन हुई, उससे वो भी स्पेसिफिक जगह जगह पर, उस म्यूटेशन की वजह से सेल कैंसरस हो गया। फिर एक म्यूटेशन हुई, उसका कैंसरस नेचर बढ़ गया। मतलब मल्टीपल सेट ऑफ म्यूटेशन रिक्वायर्ड होती हैं कैंसर होने के लिए। क्लियर पॉइंट? जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर आप म्यूटेशन कॉज करने वाले जो केमिकल्स हैं या रेडिएशन हैं या जो चीजें म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं उसके एक्सपोजर में ज्यादा आओगे, तो फिर वो प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाएगी। जैसे कि आजकल एनवायरमेंट में पॉल्यूशन, ठीक है, ओजोन लेयर का डिप्लीट होना, ठीक है ना। सर आप म्यूट हो गए। आपको आवाज आ रही है? आपको लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। लास्ट क्या सुना? म्यूटेशन कॉज करते हैं बॉडी में तो कैंसर सेल प्रोड्यूस होते हैं। हाँ,
तो मैं वही बता रहा था आपको कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स को कन्वर्ट करना है ऑन्कोजीन्स में, और ये ऑन्कोजीन्स जब बन जाएंगी तो फिर कैंसर कॉज हो जाएगा। तो यही लॉजिक है। तो आइए आगे समझते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ये एक प्रोटो ऑन्कोजीन और ऑन्कोजीन क्या होती है। भाई इमेजिन करो, ये एक जीन है P53 जीन, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्यूमर सप्रेसर जीन है। अब देखिए ट्यूमर सप्रेसर जीन क्यों है, क्या करती है। P53 का काम देखिए क्या है, सेल साइकिल को अरेस्ट करना, मतलब कि सेल साइकिल को रोकना, डीएनए को रिपेयर करना और फिर से सेल साइकिल को स्टार्ट कर देना। मतलब कि सेल साइकिल को रोक देना कि सेल डिवाइड मत कर, रुक जा, उसको रिपेयर करना, जब रिपेयर हो जाए उसको रिस्टार्ट कर देना। और अगर सेल साइकिल रिस्टार्ट ना हो पाए, ठीक है, अगर रिपेयर ना हो पाए तो फिर उसका एपोप्टोसिस कर देना, सेल को मार देना। ये काम P53 जीन का है। इसलिए इस P53 जीन को मैं बोल रहा हूँ एक तरीके से प्रोटो ऑन्को जीन, मतलब ये जीन जो जो मतलब कि अच्छे सही से काम कर रही है। अब मान लो ये P53 इनएक्टिव हो गई, सोचो फिर क्या होगा। तो सेल साइकिल अरेस्ट नहीं होगी, डीएनए रिपेयर नहीं होगा, तो सेल साइकिल चलती रहेगी। तो इस तरीके से सेल कैसा बन जाएगा, कैंसरस बन जाएगा। तो यही लॉजिक है, यही कॉन्सेप्ट है कि अब ये P53 जब अपना ठीक से काम कर रही थी तो मैंने इसको बोला प्रोटो ऑन्कोजीन, और जब ये अपना काम ठीक से नहीं कर रही तो मैंने इसको बोल दिया ऑन्कोजीन। तो इसी को बोलते हैं ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सेल, मतलब एक सेल का कैंसरस हो जाना। यही भाषा इस्तेमाल की जाती है, यही लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है जब हम कैंसर की बात करते हैं। आई सपोज ये आपको क्लियर है। आगे बात करें। ये क्लियर है, आगे बात करें। यस सर। हाँ ओके। सर, हाँ बोलो, पूजा। अ, अगर वो सेल डैमेज है तो वो आगे अपने आप को मतलब उसका सेल साइकिल आगे प्रोसीड कैसे कर रहा है? मतलब जो सेल साइकिल प्रोसीड करने के लिए चीजें चाहिए वो उसमें वो डैमेज नहीं होती? नहीं समझा, मैं दोबारा बोलो। मतलब आपने बोला ना कि जब P53 हमारा म्यूटेट हो जाता है तो जो सेल हम्म साइकिल जो सेल डैमेज है वो भी आगे मतलब बनती रहती है, हम्म डैमेज सेल ही बनती रहती है। लेकिन हम्म अगर वो सेल डैमेज है तो उसमें जो चीजें हमें चाहिए आगे सेल साइकिल को बढ़ाने के लिए या सेल को आगे और बनाने के लिए वो चीजें डैमेज नहीं होती? हाँ देखो, वही एक पॉइंट है कि देखिए सेल डैमेज ना अलग अलग तरीके के होते हैं। जरूरी थोड़ा ना कि उसका वही वाला पार्ट डैमेज हो जो सेल साइकिल चलाने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे CDK की बात करें ना, साइक्लिन एंड CDK, जो सेल साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर वो डैमेज है तो सेल तो भाई आगे बढ़ेगा नहीं, वो तो अलग ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो डैमेज नहीं है और कोई और डैमेज है तो उस तरीके से सेल आगे बढ़ रहा है। बल्कि और बताता हूँ, कई बार कैंसर में तो ये भी होता है कि मान लो जो CDK और साइक्लिन है उनको जो इनएक्टिव कर रहा है, उनको जो जीन इनएक्टिव कर रही थी वही इनएक्टिव हो गई, तो अब वो कंटिन्यूसली बनते रहेंगे और सेल कंटिन्यूसली सेल साइकिल करता रहेगा। उस वो भी एक तरीके की प्रोटॉन को जीन्स हो गई, है ना। तो आ रही है बात समझ में। तो यस डैमेज सर। कहीं अलग अलग तरीके का हो सकता है, अलग अलग तरीके का हो सकता है, एक ही तरीके का नहीं होता, ठीक है। सर तो कैंसर भी एक चांस फैक्टर हुआ? हाँ चांस फैक्टर है, इट्स अ चांस फैक्टर, ठीक है। बाय चांस, अब दो लोग हैं, अब इमेजिन करो दो लोग हैं, दोनों ही रेडिएशन के एक्सपोजर में आ रहे हैं। ऐसे को कैंसर हो, एक को ना हो सकता है दोनों को ही ना हो। अच्छा ये भी हो सकता है कि दो लोग रेडिएशन के एक्सपोजर में आए, एक ज्यादा आया एक कम आया, और जो ज्यादा आया उसको कैंसर नहीं हुआ, लेकिन जो कम आया उसको कैंसर हो गया। तो इट इज अ चांस कि भाई म्यूटेशन हुआ। हो सकता है कि जो ज्यादा रेडिएशन के एक्सपोजर में आया उसके अंदर 100 म्यूटेशन हुई, लेकिन वो 100 की 100 ऑन्कोजीन्स की नहीं थी, तो उसको 100 म्यूटेशन में भी उसको कैंसर नहीं होगा। लेकिन हो सकता है कि वो कोई दूसरा इंसान 4 ही रेडिएशन के कांटेक्ट में आया और 4 में मान लो चारों के चारों ऑन्कोजीन्स में हो गई, तो फिर वो उसको उसको कैंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी वाला केस है, चांस वाला केस है। इसमें आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना। हो सकता है कि लेकिन हाँ ये बात तो फैक्ट है
कि आप एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो फिर चांसेस ज़रूर बढ़ जाएंगे। आ रही बात समझ में? यस सर। भाई अगर मैं फॉर एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल लूं कि एक पर्सन है जो हर आधे घंटे में सिगरेट पी रहा है, चेन स्मोकर है, एक खत्म हुई दूसरी जला ली, दूसरी खत्म तीसरी जला ली, एक चेन स्मोकर है, और एक नॉर्मल पर्सन है वो सिगरेट वगैरह नहीं पीता। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जो सिगरेट ज्यादा पी रहा है, ठीक है ना, टोबैको का स्मोक ज्यादा ले रहा है, उसको लंग कैंसर होने के चांसेस क्या है, ज्यादा हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो सिगरेट पिए जा रहा है पिए जा रहा है उसको तो कैंसर नहीं हुआ, लेकिन जो नहीं पी रहा है उसको हो गया। तो इट इज अ चांस इवेंट। आई सपोज इट्स क्लियर। यस सर। ओके। तो अब कैंसर सेल में ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो वो एक नॉर्मल सेल से काफी अलग है, ठीक है। उसमें है, पहला है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, मतलब एक नॉर्मल सेल तो नॉर्मल ग्रोथ करता है, ठीक है ना, लेकिन एक कैंसर सेल के अंदर कंटिन्यूसली ग्रोथ फैक्टर्स आते रहते हैं, वो खुद ही ग्रोथ फैक्टर बनाता रहता है और कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है। तो कंटिन्यूस ग्रोथ है और अनकंट्रोल्ड है, उसकी ग्रोथ को रोक नहीं सकते, ठीक है ना। तो इस तरीके का और उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है उसके लिए? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ फैक्टर्स, जो कहीं ना कहीं खुद ही बना रहा है, खुद को स्टिमुलेट कर रहा है, ऑटो स्टिमुलेशन ही कर रहा है। सो दैट इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कैंसर सेल। आगे समझते हैं। आगे है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है ना, हम क्या देखते हैं कि एक नॉर्मल सेल की क्या प्रॉपर्टी है कि जैसे वो बहुत सारे सेल से जुड़ता रहता है ना, जुड़ता रहता है, जो बहुत सारे सेल से जुड़ता रहता है, आपस में जुड़ता है, तब उसके डिवीजन एबिलिटी कम होती रहती है। एक पर्टिकुलर मान लीजिए जगह पे जब वो इकट्ठा हो जाएगा, उस जगह से वो बाहर नहीं निकलेगा, उसके बाद उसकी डिवीजन एबिलिटी खत्म हो जाएगी, वो ज़्यादा डिवाइड नहीं करेगा। जैसे कि अगर आप एक एक क्या कहते हैं, पेट्री डिश समझते हैं आप लोग? पेट्री डिश, आप लोग पेट्री डिश समझते हैं? यस सर। हाँ। अब मान लीजिए एक पेट्री डिश है, ठीक है ना, उस पेट्री डिश में आपने नॉर्मल सेल ग्रो कराया, तब नॉर्मल सेल को पेट्री डिश में ग्रो कराओगे तो वो ग्रो करेगा करेगा करेगा, और जैसे जैसे सारे सेल्स पेट्री डिश की बाउंड्री को टच करने लगेंगे ना, कि भाई बाउंड्री को टच कर गए सारे का सारे, एक एक लेयर बन गई, एक फ्लोर बन गया, है ना, तो फिर वो ग्रोथ उनकी रुक जाएगी कि बाउंड्री पे टच किए, उनका डिवीजन रुक गया, ठीक है ना। लेकिन एक कैंसर सेल आप देखोगे ना कि जब बाउंड्री पे टच कर गया, एक लेयर बन गई ना, तो फिर एक लेयर के बाद दूसरी लेयर बना लेगा, फिर तीसरी लेयर, फिर चौथी लेयर, मतलब ग्राउंड फ्लोर तक सीमित नहीं रहेगा, एक लेयर पे लेयर लेयर पे लेयर बनाता रहेगा। मतलब उसमें कॉन्टैक्ट के साथ उसकी डिवीजन में या कोई भी रुकावट नहीं आती, वो कंटिन्यूसली डिवाइड करता है। इसको कहते हैं लैक ऑफ कॉन्टैक्ट इनिबिशन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि नॉर्मली वो ऐसा था, ठीक है ना, अब उसके अंदर कोई से फर्क नहीं पड़ रहा, वो जितना मर्जी कांटेक्ट करे तब भी वो उसकी डिवीजन जो है वो रुक नहीं रही है। तो ये एक दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कैंसर सेल की, कि ना ही सिर्फ वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कर रहा है, बल्कि उसके अंदर देर इज अ लैक ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। और ये पॉइंट बहुत ही जरूरी है, कई बार एग्जाम्स में आता है। दिस पॉइंट इज रियली वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द कैंसर, कि देर इज अ लैक ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसको आप याद रखेंगे। क्लियर है पॉइंट? आगे बात करें। तो मैं आगे बात करूँ, करें, पूछूं तो एटलीस्ट बता दे करो कि यार समझ में आ गया, हाँ आगे बात करें, हम आगे बढ़े। यस सर। ओके, आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास क्या है, अदर प्रॉपर्टीज है। नो एपोप्टोसिस, जैसे कि मैं कब से गाना गाता आ रहा हूँ कि भाई एपोप्टोसिस नहीं होती। तो नॉर्मल सेल है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, सेल श्रिंक करता है, सेल मेम्ब्रेन्स डिसइंटीग्रेट होते हैं और बड़े ही प्यार से उस सेल के वेसिकल्स बनते हैं और सेल वो डिग्रेड हो जाता है। मतलब कि बिना किसी दूसरे सेल को नुकसान पहुंचाए चुपचाप अपनी जान ले लेता है सेल, इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। जैसे एक बैक्टीरिया आ गया, सेल को इन्फेक्ट कर दिया, डैमेज कर दिया, वायरस इन्फेक्ट कर दिया, तो पहले मैंने आपको इम्यूनिटी में बताया था कि वो सेल मर जाता है
इंटरफेरॉन रिलीज करता है और खुद की मौत हो जाती है, खुद को वो मार लेता है। तो वही है एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड, इसको इसको प्यार से क्या बोलते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ, की प्लान की हुई प्रोग्राम सेल की डेथ। ठीक है। एक होता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, सेल को मार दिया गया, है ना। ठीक है। और एपोप्टोसिस क्या है, सुसाइड। तो एक होता है नेक्रोसिस जो सेल का मर्डर है, और एक है सुसाइड सेल का, दैट इज नोन एज एपोप्टोसिस। ओके। अगला है एंजियोजेनेसिस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है कैंसर सेल का। कैंसर सेल्स ना, हमने अब कोई पूछता कि कैंसर वाले जो सेल्स है, मान लो लिवर के सेल्स है, अगर ट्यूमर बन भी गया तो क्या हुआ, है तो वो लिवर के सेल्स ही, तो हमें क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो नुकसान ये पहुंचा रहे हैं कि पहले तो वो नॉन फंक्शनल होते हैं, जगह घेरते हैं, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते। चलो ठीक है, कोई चीज अगर तुम्हारे घर में एक्स्ट्रा पड़ी भी हुई है और काम नहीं कर रही तो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचा रही। लेकिन कैंसर सेल क्या करते हैं, नुकसान कैसे पहुंचाते हैं, वो ब्लड वेसल्स बनाने लगते हैं। कैसी ब्लड वेसल्स, मतलब अपनी ही ब्लड कैपिलरीज बनाने लगते हैं और उनको नॉर्मल कैपिलरी से जोड़ देते हैं। जैसे कि ये एक नॉर्मल सेल है, ये ट्यूमर बना, उसके बाद उसने नई ब्लड वेसल्स बनाई। एंजियो मतलब ब्लड वेसल्स, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। तो भाई उसने अपनी नई ब्लड वेसल बना ली। तब बोलोगे इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि भाई जो मेन आर्टरी है उसमें तो खाना या न्यूट्रिएंट्स एक लिमिटेड अमाउंट के आ रहे हैं, और इसने नई ब्लड वेसल्स बना के सारा खाना तो अपनी तरफ डायरेक्ट कर लिया, सारा खाना तो यही खा गए। तो जो नॉर्मल सेल है दे स्टार्व टू डेथ, वो भूखे मरने लगते हैं। यही दिक्कत है कैंसर सेल्स की, कि वो एक्स्ट्रा खाना नहीं खा रहे, है ना। एक तो जगह घेर रहे हैं, ऊपर से हमारी बॉडी के सेल्स के लिए जो खाना आया है या न्यूट्रिशन आया है उसको वो खाए जा रहे हैं। क्लियर पॉइंट। तो हमारी बॉडी के सेल मरे जा रहे हैं और हमारी बॉडी का फंक्शन धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होने लग रहा है। आ रही बात समझ में, क्लियर पॉइंट। तो दैट इज द प्रॉब्लम विद द कैंसर सेल्स। उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है एंजियोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। और ये टर्म आपके लिए नई नहीं है, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ एंजियोग्राफी मतलब ब्लड वेसल को स्टडी करना कि उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है। मैं बोलता हूँ एंजियोटेंसिन, तो मतलब वो हार्मोन जो टेंशन दे ब्लड वेसल को, मतलब उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करे। ठीक है। ये सारे चीजें क्या है, रिलेटेड हैं। अगला कॉन्सेप्ट, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक जो नॉर्मल सेल होता है उसमें पता है क्या होता है, उसके, अच्छा, हर एक सेल के में क्रोमोसोम्स होते हैं। और आपको पता है कि एक सेल को अगर डिवाइड करना है तो उसको अपना जेनेटिक मटेरियल की भी कॉपी बनानी पड़ती है ना। मतलब उसके सारे क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट होंगे, मतलब क्रोमोसोम 46 ही रहेंगे, वो 46 के 84 नहीं होंगे, सॉरी 92 नहीं होंगे, वो 46 ही अपने आप में डबल हो जाएंगे, मतलब कि अपना साइज उनका डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका डीएनए क्या हो जाएगा, रेप्लिकेट। तो एक क्रोमोसोम है, ये अपना सारा का सारा डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट। क्योंकि डिवाइड होने के बाद आधा आधा डीएनए सबने बांटना है, और डीएनए ताकि अमाउंट मेंटेन रहे उसके लिए डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ये आपको पता है कि सेल साइकिल के अंदर जीवन के बाद एस फेज आता है, दैट इज सिंथेसिस फेज, जिसमें डीएनए क्या होता है, डबल होता है। अब हमारे डीएनए की खास बात होती है कि उसमें आखिरी में जो एंड जिन्होंने टीलोमेयर कहते हैं, जिसमें एक स्ट्रैंड तो पूरा लंबा होता है, एक स्ट्रैंड काफी ही छोटा होता है। अब जो छोटा स्ट्रैंड है ना, जब वो डिवाइड करेगा तो जो नया डीएनए बनेगा, एक तो नॉर्मल साइज का बनेगा और दूसरे वाला छोटे साइज का बनेगा। क्योंकि आपको पता है कि इसमें डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव, है ना। तो जो बड़ा स्ट्रैंड है उसका उसकी बड़ी कॉपी बनेगी, जो छोटा स्ट्रैंड है उसकी छोटी कॉपी बनेगी। तो इस तरीके से क्या होगा, हर बार जो टीलोमेयर जो होंगे वो छोटे होते रहेंगे। मतलब एक सिंपल सा लॉजिक है कि टीलोमेयर यानी एंड ऑफ द क्रोमोसोम हमेशा छोटा होता रहता है। इट कीप्स ऑन श्रिंकिंग या कीप्स ऑन शॉर्टनिंग विद ईच सेल डिवीजन। अब उससे हमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो एंड की जो सीक्वेंसेस है ना, वो कुछ रिपीट्स ही हैं, ए सी सी करके इस तरीके की रिपीट्स हैं। फॉर एग्जांपल ए सी सी जी, फिर थोड़ी देर बाद ए सी सी जी, ए सी सी जी, मतलब एक तरीके की पर्टिकुलर रिपीट्स है, टैंडम रिपीट्स है वो। तो अगर वो मान लीजिए 10 हैं, ठीक है, तो हर बार एक छोटी हो रही है,
तो पहले 10 थी, फिर वो 9 हो गई, कोई बात नहीं, वो रिपीट है, वो कुछ कोड भी नहीं कर रही, तो हमें कोई बात नहीं, 9 हो गई कोई बात नहीं, 8 हो गई कोई बात नहीं, 7 हो गई कोई बात नहीं। लेकिन जब वो 1 हो गई और 1 के बाद वो 0 हो गई, उसके बाद जब डीएनए छोटा होगा तो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट जीन्स रेप्लिकेट नहीं हो पाएंगी। तो उस रिपीटिशन से तो मेरे को लेना देना नहीं है, लेकिन जब वो रिपीटिशन धीरे धीरे हर डिवीजन के बाद टीलोमेयर छोटा होता जाएगा, 10, 9, 8, 7, और जब बिल्कुल टीलोमेयर नहीं बचेगा तब एक सेल डिवाइड करना बंद कर देगा। ये एक नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी है, सिवाय उन सेल्स के जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी के ब्लड बनाने वाले सेल्स, HSCs। उनके पास एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है नोन एज टीलोमरेस एंजाइम। ये टीलोमरेस एंजाइम क्या करता है कि मान लो कि एक बार सेल डिवाइड किया, उसके पास 10 रिपीटेड सीक्वेंस थी टीलोमेर एंड पे। तो जब ये क्रोमोसोम डिवाइड किया तो 10 की हुई 9, और उसने क्या किया, 9 को रिप्लेस करके, मतलब कि 9 को रिप्लेस करके वापस 10 कर दिया, मतलब वो टीलोमेर को छोटा ही नहीं होने देता। इसका जो डिटेल है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें हम नहीं जाते, कभी आपको अलग से समझना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि टीलोमरेस एक ऐसा एंजाइम होता है जो टीलोमेर को छोटा होने नहीं देता। अब टीलोमेर छोटा नहीं होगा तो इसका मतलब सेल जितनी बार मर्जी डिवाइड कर सकता है, क्योंकि सेल डिवीजन को रोक लगाने वाला था क्या, टीलोमेर। अब टीलोमेर की छोटा हो रहा था तो सेल डिवाइड करना बंद कर दे रहा था। लेकिन अब की बार क्या हुआ, टीलोमरेस ने क्या किया, टीलोमेर एंड को मेंटेन रखा, उसको छोटा ही नहीं होने दिया, जिसकी वजह से वो सेल्स जिनमें टीलोमरेस एक्टिविटी होती है वो सेल कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। लेकिन कैंसर सेल के अंदर भी हमने क्या देखा है कि उनके अंदर भी टीलोमरेस एक्टिविटी क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। आ रही है बात समझ में? तो टीलोमरेस की जीन इनएक्टिव है, वो एक तरीके की प्रोटॉन को जीन हो गई, और जब वो एक्टिव हो गई उसने सेल को डिवाइड होने से रुकने से मना कर दिया, तो क्या हो गई, ऑनकोजीन हो गई। तो वही पॉइंट है कि ये याद रखेंगे आप कि एक कैंसर सेल के पास टीलोमरेस एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। इस तरीके से एक नॉर्मल सेल से क्या होता है, अलग होता है। और ये टीलोमरेस एक्टिविटी सिर्फ कैंसर सेल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हर उस सेल की प्रॉपर्टी है जो कंटिन्यूसली डिवाइड कर सकता है। खैर, आगे बात करते हैं। ये क्लियर है? आगे बात करें। यस सर। अगली प्रॉपर्टी जो कैंसर सेल की है वो है इम्यून सिस्टम से बच के रहना। पता आपकी बॉडी कैपेबल इनफ होती है कि अगर कोई सेल ट्यूमरस हो जाता है या कैंसरस हो जाता है तो उसको किल कर दे। हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग चीज है, इट इज अ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब कि आपकी बॉडी में सिर्फ पैथोजन ही नहीं, आपकी बॉडी भी कुछ गड़बड़ करेगी या आपके सेल ट्यूमरस हो जाएंगे तो आपके इम्यून सिस्टम में कैपेबिलिटी होती है कि वो आपके कैंसर या ट्यूमर सेल्स को डिग्रेड कर दे। और ऐसा होता इसलिए कहते हैं ना कि हर चीज का सोल्यूशन अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना। आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आप अच्छी हेल्दी डाइट लेंगे तो फिर आपके कैंसर होने के चांसेस भी कम होंगे कि बहुत सारा कैंसर डेवलप होना शुरू हुआ और आपके WBCs ने उस कैंसर सेल्स को डिग्रेड कर दिया। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। इसलिए रेगुलर एक्सरसाइजेज, योगा या बाकी सब चीजें रिकमेंड की जाती हैं टू बूस्ट द इम्यूनिटी ऑलवेज। खैर, लेकिन कैंसर सेल जब ज्यादा डेवलप करने लगते हैं तो वो भी बहुत चालाक है। उनके पास वो ऐसी प्रॉपर्टी डेवलप कर लेते हैं कि इम्यून सिस्टम उन पर अटैक ही ना कर पाए। तो एस्केपिंग द इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून रेजिस्टेंस, ये भी प्रॉपर्टी है किसकी, कैंसर सेल्स की। देखिए कैसे, इसमें जो आपको पर्पल से दिखा रखे हैं ना, पर्पल से, ये वो WBCs हैं जो अटैक कर सकते हैं कैंसर सेल्स को। तो 3 केसेस दे रखे हैं यहाँ पे, कैसे होता है। पहला, लॉस ऑफ एंटीजेनिसिटी। कभी कभार क्या होता है कि कैंसर सेल्स फॉरेन के प्रतीक ही नहीं होते, अपने आप को ऐसे बदल लेते हैं कि वो ऐसा दिखते हैं कि वो बाकी नॉर्मल सेल ही है, कोई उनमें बाहर से कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए बॉडी के साथ उनको अटैक नहीं करते। पहला। दूसरा, अगर मान लो कि वो अलग भी हैं तो वो क्या करेंगे, वो कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करेंगे, जो ये छोटे छोटे डॉट देख रहे हो आप, वो ऐसे केमिकल्स रिलीज करेंगे जो इन WBCs को, ठीक है ना, जो इस पर अटैक करने आ रहे थे,
उसको इनहिबिट कर देंगे, मतलब कि इम्यून सिस्टम को इनहिबिट कर देंगे। एक ये तरीका। तीसरा तरीका उनके पास क्या है, वो अपने आसपास इस तरीके के सेल्स रख लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके के मैक्रोफेज WBC रख लेते हैं यार, कि ऐसा घर बना लेते हैं, ऐसे सेल्स का अपने बॉडी गार्ड रखते हैं, जो ये जो टी सेल्स बॉडी के टी सेल्स इनको अटैक करने आ रहे हैं, इन्हीं पर अटैक करने लग जाते हैं। मतलब पूरी राजनीति चल रही है, ठीक है ना, आपके बॉडी के अंदर, ठीक है ना। एक तरफ वो अपने आप को छुपा रहे हैं कि भी मैं तो बाहर का ही नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा ही दोस्त हूँ, मुझ पर अटैक मत करो। एक ऐसे केमिकल्स रिलीज कर रहे हैं जो टी हेल्पर सेल्स को पे अटैक कर दे रहे हैं, और एक ऐसे बॉडीगार्ड बना लिए जिन्होंने वापस, जिसकी वजह से टी सेल्स इन पर अटैक नहीं कर पा रहे। तो मतलब काफी सारे तरीकों से, अलग अलग तरीकों से एक कैंसर सेल्स आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। और ये खास बात है किसकी, कैंसर सेल्स की। ये क्लियर है, आगे बात करें। सर ये सेकंड वाला पॉइंट समझाने एक बार। सेकंड वाला पॉइंट बेटा तू ये देख कि इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, पता है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, यस सर, जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देती है। हाँ बस वैसे ही केमिकल रिलीज करने लग गए ट्यूमर सेल्स। सर क्लियर। हाँ पूजा। सर ये जो केमिकल्स ये लोग बना रहे हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहे हैं, वो भी म्यूटेशन की वजह से ही बन रहे हैं। हाँ आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि हाँ म्यूटेशंस की वजह से बन रहे हैं, कि वो चेंज इस तरीके से चेंज हो गया। मतलब मैं कह रहा हूँ ना कि कैंसर सेल बनने के लिए ना एक म्यूटेशन काफी नहीं है, मल्टीपल म्यूटेशन काफी है। अच्छा अब ये एक और पॉइंट है, अब ये जो मैंने सारी प्रॉपर्टीज बताई, जरूरी नहीं सारे कैंसर सेल्स की हो। कुछ कैंसर सेल्स मैंने बोला 3 केसेस हो सकते हैं। एक केस हो गया कि वो केमिकल बना रहे हैं, एक केस हो गया कि वो बाहर के दिख रहे हैं, वो इतने सिंपल है कि बॉडी को अपना सेल ही समझ रही है, ठीक है ना। तीसरे में उनके आसपास WBCs हैं। तो इस म्यूटेशन की वजह से मल्टीपल म्यूटेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर अ सेल टू बिकम ऑन्कोजेनिक, ठीक है। ओके सर। अच्छा अगला है क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कैंसर होने के, फैक्टर्स कॉजिंग कैंसर। अब देखो ये ना बड़ा ही लॉजिकल है, मुझे पता है सारा साइंस ही लॉजिकल है। बेसिक सी बात है कि भाई कैंसर जिस वजह से हो रहा है वही वजह है कैंसर को कॉज करने की। मतलब जो भाई, और कैंसर की वजह कौन है, कैंसर की वजह है म्यूटेशन। अब जो जो चीजें म्यूटेशन कॉज कर सकती हैं, वो बस वो चीजें कैंसर कॉज कर सकती हैं। अब म्यूटेशन क्या कॉज कर सकता है, रेडिएशन कॉज कर सकती हैं। अब रेडिएशन कौन सी रेडिएशन, आयनाइजिंग है, नॉन आयनाइजिंग। नॉन आयनाइजिंग जैसी कौन सी, यूवी रेडिएशन, तो कैंसर कॉज कर सकती हैं। एक्स रेज कैंसर कॉज कर सकती हैं, गामा रेज कैंसर कॉज कर सकती हैं। तो रेडिएशन कैंसर कॉज कर सकती हैं। कुछ कुछ केमिकल्स होते हैं जो म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, तो भाई केमिकल्स भी कैंसर कॉज कर सकते हैं। अच्छा तीसरा क्या होगा, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स। भाई कुछ वायरस हैं जो जेनेटिक मेटेरियल के साथ छेड़खानी करते हैं, बैक्टीरिया तो नहीं करते, है ना। कौन करता है जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़खानी, ये वायरस। तो कुछ वायरस भी नोन है जिनके आ जाने से आप ये नहीं कहते कि कैंसर हो जाएगा, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जैसे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, हर्ब सिंप्लेक्स वायरस। बल्कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस तो ऐसा वायरस है जो अगर बॉडी में आ जाता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है रिप्रोडक्शन पढ़ाते हुए कि बहुत ही ज्यादा परसेंटेज से बढ़ा देता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट का कैंसर हो जाए, प्रोस्टेट कैंसर हो जाए, या वेजाइनल कैंसर हो जाए, सर्विकल कैंसर हो जाए, इनके चांसेस हाई लेवल पे बढ़ा देता है कौन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या हर्ब्स सिंप्लेक्स वायरस। तो ये कुछ वायरसेस हैं, ठीक है ना, जो एप्स्टियन बार वायरस, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स भी होते हैं जो कैंसर में रोल प्ले कर सकते हैं। आइए इनके बारे में वन बाय वन समझते हैं। पहला है रेडिएशंस। भाई ये इसमें दोनों आ जाएंगी, आयनाइजिंग है, नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग के अंदर एक्सरे गामा रे, और नॉन आयनाइजिंग के अंदर यूवी रेज। तो यूवी रेज भी कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, स्पेसिफिकली स्किन कैंसर। अब देखिए आप यहाँ पे सिर्फ रेडिएशन नहीं, देखो रेडिएशन के साथ साथ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी है। देखो अगर रेडिएशन से आपका डीएनए डैमेज हो गया ना, तो अगर आप अच्छा खासा खाना पीना आपका अच्छा है, हेल्दी हो आप,
तो आपकी बॉडी आपकी बॉडी सेल्स रिपेयर कर लेंगे, रिपेयर हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, है ना। अगर आपके पास न्यूट्रिशन की भी डेफिशिएंसी है, आपको ए विटामिन की कमी, वो विटामिन की कमी, जिंक की कमी, B12 की कमी, B6 की कमी, मतलब जो रिपेयर में रिक्वायर्ड विटामिन हैं, स्पेसिफिकली विटामिन की कमी है आपको, तो फिर आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब एक अनहेल्दी पर्सन को कैंसर होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप सब फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, डिफरेंट मतलब हर तरीके का वैरायटी का फूड खाएं, अपनी बॉडी में किसी चीज की डेफिशिएंसी ना आने दें, ताकि आपको कैंसर होने के चांसेस क्या हो, कम हो। इसलिए ये रीजन है कि जब एज बढ़ती है 40, 45, 50, जब एज बढ़ती है तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होने लगती है, बॉडी में कई चीजों की कमी आने लगती है, तो कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। खैर अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि एक यंग पर्सन को कैंसर नहीं हो सकता, ऑफकोर्स हो सकता है, हेल्दी पर्सन को भी हो सकता है, लेकिन एक बूढ़े पर्सन के या एक अनहेल्दी पर्सन के, बूढ़ा तो नहीं बोलूंगा, कई लोग ओल्ड भी जो होते हैं वो ज्यादा हेल्दी होते हैं, तो जो डेफिशिएंट लोग हैं न्यूट्रिशन में, उनके प्रोबेबिलिटी ज्यादा है अगेन कैंसर होने की। तो ये रेडिएशन है। अगला देखते हैं क्या है। अब देखिए मैंने बताया कार्सिनोजन जो कैंसर कॉज करे वो कार्सिनोजन, जो म्यूटेशन कॉज करे वो म्यूटाजन। तो एवरी म्यूटाजन इज नॉट कार्सिनोजन बट एवरी कार्सिनोजन इज अ म्यूटाजन। ठीक, एवरी कार्सिनोजन इज अ म्यूटाजन बट हर म्यूटाजन कार्सिनोजन नहीं होता। तो कुछ कॉमन कार्सिनोजेंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ बता के आ रहा हूँ, ये आपको याद नहीं रखने, ये मैं आपको इसलिए से सिर्फ दिखा रखा है, ये डायग्राम या ये फ्लो चार्ट, ये टेबल सॉरी, ये मैंने आपको इसलिए दिखाया है सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि अलग अलग केमिकल्स हैं जो स्पेसिफिक हैं अलग अलग कैंसर के लिए। मतलब भाई कार्सिनोजन तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड, बहुत कितने इतने कार्सिनोजन है, हजारों लाखों कार्सिनोजन है, और अभी हजारों लाखों कार्सिनोजन तो डिस्कवर नहीं हुए, ऐसा हम मानते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कुछ स्पेसिफिक कार्सिनोजन, एक आध दो डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आर्सेनिक। आर्सेनिक के कांटेक्ट में कौन आते हैं, पेस्टिसाइड वर्कर, माइनिंग वाले वर्कर। और आर्सेनिक कैसा कौन से कॉज कर सकता है, लंग का, स्किन का, लिवर का, ठीक है ना। एस्बेस्टॉस, कंस्ट्रक्शन वर्कर इसके कांटेक्ट में आते हैं, ये लंग का कैंसर कॉज कर सकता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि यहाँ पे आइए, ये लेदर डस्ट, ये शू मैन्युफैक्चरिंग में होता है, ये ब्लैडर का कैंसर कॉज करता है, आपके यूरिनरी ब्लैडर का। फिर विनाइल क्लोराइड, सेकेंड लास्ट देखिए विनाइल क्लोराइड, ये रबड़ वर्कर्स और पॉलीविनाइल वाले जो वर्कर्स हैं ये लिवर का कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दिया नहीं है, जैसे कि डाइथाइल सिल्वेस्टेरॉल, डाइथाइल सिल्वेस्टेरॉल DES, वो कॉज कर सकता है सर्विकल कैंसर। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के कार्सिनोजेंस है जो ऑर्गन स्पेसिफिक हैं, कि ये वाले कार्सिनोजन इस ऑर्गन का कैंसर कॉज कर सकते हैं, ये वाले कार्सिनोजन इस पर्टिकुलर ऑर्गन का कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द कार्सिनोजेंस, केमिकल एज कार्सिनोजेंस। तो ये आपने समझ लिया कि भाई कैंसर क्या क्या चीजें कॉज कर सकती हैं। इसमें कोई डाउट, आगे बात करें। यस सर। ओके, अगला है कि टाइप ऑफ कैंसर। अब देखो टाइप ऑफ कैंसर में क्या है कि हर कैंसर का, ऑर्गन के कैंसर का अपना अपना एक नाम दिया है, ताकि हमें नाम से समझ में आ जाए कि कहाँ का कैंसर हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ ग्लायोमा हुआ है, ठीक है ना, तो मतलब मेरा ब्रेन कैंसर से है, ठीक है ना। अब उसमें हमने मेजर कैटेगरीज बनाई हैं। अब अगर जो इसमें 4 कैटेगरीज मैं आपको जनरल बताता हूँ, इसके अलावा और भी हो सकती है, मैं मेजर बता रहा हूँ। कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा एंड ल्यूकीमिया। अब कार्सिनोमा ना सबसे मेजर तरीके का कैंसर है। क्यों, कोई भी एपिथेलियल टिश्यू में कैंसर हो रहा है तो हम उसको कार्सिनोमा बोल देते हैं। और कैंसर होता है जनरली एपिथेलियल टिश्यू में, मतलब कि अगर ब्रेस्ट में कैंसर हुआ तो भी कार्सिनोमा, ठीक है ना, तब उसको मेमोरी कार्सिनोमा बोल देंगे, है ना। आ रही बात समझ में। प्रोस्टेट में हुआ तो प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, ठीक है ना, पल्मोनरी कार्सिनोमा। मतलब अगर एपिथेलियल टिश्यू के अंदर हो रहा है तो उसको हम कार्सिनोमा बोल देंगे। तो जो सबसे मेजर कैटेगरी है कैंसर की वो है कार्सिनोमा। अगर कनेक्टिव टिश्यू में हुआ तो फिर हम उसको बोल देंगे सारकोमा, ठीक है ना। जैसे बोन्स में हुआ तो सारकोमा,
मसल्स में हुआ तो सारकोमा, कार्टिलेज में हुआ तो सारकोमा। तो मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू मसल्स का जो कैंसर है उसको हमने क्या बोल दिया, सारकोमा। क्लियर। अगला है लिम्फोमा। अब लिम्फोमा है आपके इम्यून सिस्टम का कैंसर, मतलब आपके स्पेसिफिकली टी सेल्स, है ना, और मैक्रोफेजेस, इन सब का अगर कैंसर हो रहा है, लिम्फोसाइट्स भी इंक्लूडेड है उसमें कुछ कुछ, तो वहां कैंसर हो रहा है तो उसको हम स्पेसिफिकली बोल देते हैं लिम्फोमा। और एक तरीके का लिम्फोमा है हॉकिंस लिम्फोमा। तो लिम्फोमा कैन बी हॉकिंस लिम्फोमा और नॉन हॉकिंस लिम्फोमा। हॉकिंस वाला साइंटिस्ट जिसने एक पर्टिकुलर तरीके का लिम्फोमा ऑब्जर्व किया था, ठीक है, उसको हॉकिंग लिम्फोमा कहा जाता है, ठीक है ना। तो देर इज काइंड ऑफ लिम्फोमा, ठीक है। फिर आखिरी में आता है ल्यूकीमिया, दैट इज ब्लड कैंसर। ये बेसिकली बोन मैरो का कैंसर है कि हाँ, अगर बोन मैरो के सेल्स में कैंसर हो गया, ठीक है ना, तो फिर हम उसको बोलते हैं दी ब्लड कैंसर या बोन मैरो कैंसर, उसको हम बोलते हैं ल्यूकीमिया। तो ब्लड कैंसर इज ल्यूकीमिया, लिम्फोसाइट्स का या इम्यून सिस्टम का एक लिम्फोमा, कनेक्टिव टिश्यू का सार्कोमा, और एपिथेलियल टिश्यू का कार्सिनोमा। को पूछे मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो 70 to 80% टाइप्स ऑफ कैंसर कार्सिनोमा है। क्लियर है। फिर हमारे पास और भी दूसरे नाम है स्पेसिफिक, जैसे एड्रीनोमा, ग्लैंड का कैंसर, ग्लायोमा, ब्रेन का कैंसर, ठीक है ना, माइलेनोमा, ठीक है ना, आपकी न्यूरॉन से रिलेटेड कैंसर, माइलिन शीथ, ग्रैनुलर सेल्स का कैंसर। तो वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। ये क्लियर है। आगे बात करें। यस सर। ओके। तो अगला है आपके पास डायग्नोस ऑफ कैंसर, कैसे पता लगाएं कि पर्सन को कैंसर हुआ है। ओके। तो देखिए, सिम्टम्स कैंसर के बहुत लेट आते हैं, यही उसके एक नेगेटिव पॉइंट है कि भाई सिम्टम्स बहुत लेट आएंगे, क्योंकि जब तक वो पूरी बॉडी में फैल नहीं जाता, आपके ऑर्गन को डिस्टर्ब नहीं करता, तब तक सिम्टम्स नहीं आएंगे। खैर, फिर भी अगर तो भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, और डॉक्टर को लगता है कि नहीं, इनका कैंसर का टेस्ट होना चाहिए, तो फिर डायग्नोस्टिक के बहुत सारे तरीके। पहला है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी का वाला जो टेस्ट है वो सबसे ही सिंपल टेस्ट है, ठीक। हिस्टो हिस्टो मतलब टिश्यू, हिस्टोलॉजी मतलब टिश्यू की स्टडी, हिस्टोसाइट्स मतलब टिश्यू के सेल्स यानी मैक्रोफेजेस, ठीक है ना। तो हिस्टो मतलब टिश्यू होता है। तो टिश्यू की पैथोलॉजी, आपने टिश्यू लिया, आपको लग रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी को किसी ऑर्गन या स्किन कैंसर है, क्या हो सकता है किसी को मान लीजिए सर्विकल कैंसर है, तो आपने सर्विक्स से या स्किन से टिश्यूज को लिया और टिश्यूज को माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया। अब जब आपने माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया, तब एक एक्सपर्ट जो पर्सन है वो अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल करके उस माइक्रोस्कोप पर देख के, अलग अलग तरीके से लेबल करके, अलग अलग तरीके की स्टेन इस्तेमाल करके ये बता देगा कि जो सेल है वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। क्लियर पॉइंट। तो इसको बोलते हैं हम हिस्टोपैथोलॉजिकल टेक्निक। कुछ टिश्यूज तक हम सिंपली एक्सटीरियरली पहुंच सकते हैं, लेकिन कुछ टिश्यूज तक पहुंचने के लिए हमें बायोप्सी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना। किसी इंस्ट्रूमेंट्स को अपनी बॉडी के अंदर इंसर्ट करना पड़ता है। मान लीजिए किसी को इसोफेजियल कैंसर है या रेक्टल कैंसर है, तो फिर कैसे पता लगाएंगे, तो फिर एक एक वायर के थ्रू इसोफेगस तक जाएंगे या स्टमक तक जाएंगे, या अगर रेक्टम के अंदर जाएंगे थ्रू थ्रू पाइप और समथिंग और इंस्ट्रूमेंट और समथिंग, और फिर वहां से टिश्यू को लेके आएंगे। तो दैट इज बायोप्सी काइंड ऑफ टेक्निक। क्लियर पॉइंट। तो उस तरीके से पता लगाते हैं, टिश्यू लेके आते हैं और फिर एनालाइज करते हैं। तो दैट इज हिस्टोपैथोलॉजी। ये क्लियर है। यस सर। ओके। हिस्टोपैथोलॉजी के बाद अगला स्टडी करते हैं, दो टेक्निक से एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और एक है सीटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। दोनों में एक ही चीज हो रही है, चाहे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की बात करें या कंप्यूटेड टोमोग्राफी की बात करें, दोनों के अंदर हम इंटरनल ऑर्गन्स का एक इमेज बना रहे हैं, ठीक है ना। एमआरआई की मशीन भी होती है, सीटी स्कैन की मशीन भी होती है। दोनों में क्या फर्क है,
कि एमआरआई के अंदर मैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, हाई मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, और कंप्यूटेड टोमोग्राफी के अंदर एक्स रे का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि एक्स रे का इस्तेमाल हो रहा है सीटी स्कैन में, और 5 से 10 मिनट के लिए ये किया जाता है, तो इसलिए सीटी स्कैन थोड़ा कम सेफ है लेकिन सस्ता है, ठीक है, कंपैरेटिवली। एमआरआई में 40 to 45 मिनट्स लगते हैं, ठीक है, और हाई मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल की जाती है एमआरआई में, लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक तरीके से उतना ज़्यादा नुकसान बॉडी को नहीं है जितना सीटी स्कैन से हो सकता है। तो सेफ ज़्यादा एमआरआई है, लेकिन ऑफकोर्स बहुत ही महंगा, थोड़ा सा कंपैरेटिवली काफ़ी महंगा होता है सीटी स्कैन से। काम दोनों एक ही कर रहे हैं कि ऑर्गन्स का इंटरनल एनालिसिस कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं जैसे कि डायग्राम में ब्रेन का डायग्राम है, ब्रेन की इमेज बनाई गई है, और इसमें साफ दिख रही है कि देखिए यहाँ पे इस जगह पे ट्यूमर यानी सेल्स जो है थोड़े से अलग है, वो उनकी क्या हो रही है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है। सेम आप सीटी स्कैन में देख सकते हो कि सभी ऑर्गन अपने जगह पे कुछ एक्स्ट्रा ग्रोथ है, उसको एक एक्सपर्ट देख के बता सकता है कि हाँ यही जो है वो क्या ट्यूमर है। तो सीटी स्कैन और एमआरआई दोनों ही टेक्नोलॉजीज इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए है। हाँ, अगर आपको लंग कैंसर है तो फिर हम सिंपली उसका एक्सरे लेके भी बता सकते हैं। सिंपल एक्सरे से बता सकते हैं कि आपको लंग कैंसर है नहीं है, निमोनिया है या नहीं है, कुछ भी ऐसे डिसऑर्डर, उस तरीके अबाउट द टेक्निक। इसके अलावा अलाइजा है। अब मैं आपको अलाइजा पहले ही बता चुका हूँ कि अलाइजा आजकल हर टेस्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अलाइजा में आप एंटीजन टेस्ट कर सकते हो। अब भैया आपको कैंसर हुआ, मान लेते हैं, तो जिसको कैंसर हुआ है तो उसकी बॉडी में प्रोटो ऑन्कोजीन बन गई है। अब ऑन्कोजीन बन गई है तो भाई काम कैसे करेंगे, जीन थोड़ा ना जाकर कोई काम करते हैं, जीन तो प्रोटीन ला दिया, प्रोटीन काम करते हैं। तो अगर वो प्रोटीन प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, तो उससे हम ये समझ जाएंगे कि हाँ ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो गए हैं, पर्सन को क्या हो गया है, कैंसर हो गया है। और उन्हीं एंटीजन को हम टेस्ट कर सकते हैं बाय सिंपल अलाइजा। एंटीबॉडीज लेंगे उन स्पेसिफिक केमिकल्स के खिलाफ, उसे चिपका देंगे, इम्यूनोसॉर्बेंट हो गया। और फिर एनालिसिस करें तो ऐसे हो गया, तो इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे अलाइजा की तरह। तो अब मैंने टेस्ट किया, एंटीजन डाल दिया, बाइंडिंग हो गई, ठीक है, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड कराई, फिर सब्स्ट्रेट ऐड किया और कलर देखकर बता दिया कि हाँ बाइंडिंग एंटीजन की हुई है या नहीं हुई है। मतलब आप इसके डिटेल्स में नहीं जाते इसको, ठीक है, ये थोड़ा हायर लेवल का कॉन्सेप्ट है। बस इतना समझ लीजिए कि हम एंटीजन्स यानी वो प्रोटीन्स जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होंगे, अगर ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो गई होंगी, तो उन प्रोटीन्स को यानी ऑन्कोजेनिक प्रोटीन्स को एनालाइज करके हम बता सकते हैं कि कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है। सिंपली आप बोल सकते हैं एलाइजा के थ्रू बताया जा सकता है। तो ये भी एक हो गया डायग्नोस्टिक मेथड। ये क्लियर है? यस सर। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है, अच्छा ये मैंने एक आइडिया दिया है कि हमारे पास अलग अलग तरीके के प्रोटीन हैं जिनको हम टेस्ट करते हैं। हम CA515.3 को टेस्ट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए, CA125 को टेस्ट करते हैं ओवेरियन कैंसर के लिए, CA19.9 रेक्टल कैंसर के लिए। मतलब स्पेसिफिक कैंसर के स्पेसिफिक एंटीजन टेस्टिंग है। क्लियर है पॉइंट? तो ये ऑफकोर्स आपको याद नहीं रखने, ये तो आप कोई MBBS थोड़ा पढ़ रहे जो आपको ये सब याद रखना, कैंसर एक्सपर्ट थोड़ा ना हो, ये सब तो कैंसर एक्सपर्ट याद रखेंगे। आपको तो बस मैं इतना बता रहा हूँ कि ये सब मैंने सिर्फ इसलिए डाला ये स्लाइड बताने के लिए कि अलग अलग जो एंटीजेंस हैं वो अलग अलग कैंसर के अंदर रिलीज होते हैं, और हम उन्हीं के स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं हर एक तरीके के कैंसर के लिए अलग अलग एंटीजेंस। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ट्रीटमेंट, कि भाई समझ में आ गया कि कैसे होता है, समझ में आ गया कि एक सेल कैसे बदल जाता है कैंसर में, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज एक नॉर्मल सेल में आ जाती हैं, ये भी समझ में आ गया कि डिटेक्ट कैसे होगा। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट की, कि सब पता लग गया, अब ट्रीट कैसे करें। तो कैंसर ट्रीटमेंट जितना जल्दी शुरू होगा, जितना अर्ली स्टेज पे कैंसर का पता चल जाएगा, उतना ही अर्ली इजिली उसे ट्रीट किया जा सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं कैसे। सबसे पहला है सर्जिकल रिमूवल। इस डायग्राम में दिखा रखा है पैनक्रियास का कैंसर।
किसी को पैनक्रियाज में कैंसर था, ये इतना हिस्सा कैंसरस था, तो बस सर्जरी कर दी, इतना हिस्सा उठा के निकाल दिया। अब उससे लिंक्ड है गॉल ब्लैडर, कहीं वहां ना फैल जाए तो उसको भी निकाल दिया, तो गॉल ब्लैडर निकाल दिया, पैनक्रियाज का वो टुकड़ा भी निकाल दिया, और फिर देखिए इस डक्ट को, ये बाइल डक्ट को सीधा इंटेस्टाइन से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, rather than पैनक्रियाज से आते हुए डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो आपको इससे बॉडी की फिजियोलॉजी पे थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा, लेकिन हाँ एक पर्सन मरने से क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इस तरीके की जो थेरेपी है, ठीक है, इस तरीके की इसको क्या कह रहे हैं हम, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द कैंसरस टिश्यू। तो एक पहला सबसे सिंपल तरीका है क्या, सर्जिकल रिमूवल। ठीक, आगे समझते हैं। अगला है कीमोथेरेपी, मतलब केमिकल्स को लेके जाएंगे और केमिकल जाके कैंसर सेल को डिग्रेड करेंगे। अगेन केमिकल्स हर कैंसर के लिए अलग अलग है, मैंने फिर आपको यहाँ पर लिस्ट बताइए। लिस्ट बताने का सिर्फ ये मतलब है मेरा, आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हर एक कैंसर का अलग अलग है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए अलग केमिकल्स हैं, हॉकिंस के लिए अलग केमिकल्स हैं। अच्छा इसमें देखिए आपको एक लेबलिंग बताता हूँ इंटरेस्टिंग, एक है विनक्रिस्टिन, एक है विनब्लास्टिन, ये लिम्फोमास के लिए है। और ये विनब्लास्टिन आपने सुना है कहाँ पर, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, बायोमोलिक्यूल्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन है वो कैंसर के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। खैर, फिर मैंने क्या बोला कि हॉकिंस के लिए अलग है, स्टमक कैंसर के लिए अलग है, ब्लैडर के लिए अलग है, लंग के लिए अलग है, फिर रेक्टल कैंसर के लिए अलग है। तो मतलब जैसा कैंसर वैसे ही उसके केमिकल्स, और केमिकल्स का काम कुछ नहीं है, जाके कैंसर सेल्स को किल करेंगे, डिग्रेड करेंगे। किस तरीके से, देखिए मतलब किस तरीके से सेल को गए, उसके रिसेप्टर से बाइंड कर गए, उससे और ग्रोथ फैक्टर लाने नहीं दिए, या उसके जो डिवीजन वाली एबिलिटी है, जो डिवीजन करने के लिए उसके जो प्रोटीन्स हैं उन्हें क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया, उस तरीके से। दैट इज कीमोथेरेपी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है इम्यूनोथेरेपी। अब इम्यूनोथेरेपी में क्या चक्कर है ना, कि हमने बताया कैंसर सेल कुछ ऐसे केमिकल रिलीज कर रहे थे जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा था, ब्लॉक कर रहा था। तो हमने क्या किया, वो केमिकल्स जो इम्यून सिस्टम को ब्लॉक कर रहे थे उन्हीं केमिकल्स को इनहिबिट कर दिया। अब हमने उन्हीं केमिकल्स को इनहिबिट कर दिया तो इम्यून सिस्टम इनहिबिट होने से क्या हो गया, रुक गया। अब इम्यून सिस्टम इनहिबिट नहीं हुआ तो इम्यून सिस्टम के सेल्स जाके कैंसर सेल्स को क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं। वापस से समझिए, मैंने बताया था कि ये कैंसर सेल केमिकल रिलीज करके इम्यून सिस्टम को इनएक्टिव कर देता है ताकि वो मजे से घूमता रहे। हम भी बहुत चालाक हैं, हमने, अब उसने इनएक्टिव किया कैसे इम्यून सिस्टम को, कुछ केमिकल रिलीज करके। हमने क्या किया, उस केमिकल के खिलाफ हमने ड्रग्स रिलीज कर दिए या एंटीबॉडी रिलीज कर दी, और वो एंटीबॉडी ने उन केमिकल्स को इनहिबिट कर दिया। अब वो केमिकल इनहिबिट हो गए, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम वापस क्या आ गया, काम में आ गया, अब वापस एक्टिवेट हो गया। अब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होते ही उसने कैंसर सेल्स को क्या करने लग गया, किल करने लग गया, डिग्रेड करने लग गया। क्लियर है पॉइंट। तो इस थेरेपी को हम क्या बुलाते हैं, इम्यूनोथेरेपी। सुनने में आसान लग रही है लेकिन इसमें बहुत सारे बीच में चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, कि हमारा इम्यून सिस्टम कहीं और ही सप्रेस हो गया, ठीक है, कैंसर प्रॉपर्ली सप्रेस नहीं हुए, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। लास्ट में हमारे पास रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी क्या है, वही एपोप्टोसिस। भाई हमारा सेल तो सही है ना, कैंसर सेल एपोप्टोसिस नहीं कर रहा ना, हम बाकी हमारे बॉडी के सेल तो एपोप्टोसिस कर रहे हैं ना। तो हमने क्या किया, हमने रेडिएशन दी, सॉरी हाँ ठीक है, हमने क्या किया, हमने रेडिएशन दी। रेडिएशन देने के बाद हमने क्या किया, कैंसर सेल्स को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया। अब बहुत ज्यादा डैमेज होने के बाद ऐसा हो सकता है कि जो कैंसर सेल है उनका डीएनए पूरा डैमेज हो जाए और वो अल्टीमेटली किल हो जाए। या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने कुछ ऐसे रेडिएशन रिलीज करी जिसकी वजह से सेल ने कुछ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज यानी फ्री रेडिकल्स बनाना शुरू कर दिए, उन्होंने डीएनए को डैमेज कर दिया और सेल की क्या हो गई, किलिंग हो गई। मतलब हाई रेडिएशन से, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेडिएशन से हम कैंसर सेल को डिग्रेड कर सकते हैं। अगेन इसमें हमें बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि हम नॉर्मल सेल को डिग्रेड ना करें और रेडिएशन सिर्फ कैंसर सेल के पास जाए,
वरना नॉर्मल सेल डिग्रेड हो जाएंगे। तो नॉर्मल सेल को बचाते हुए सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल पे इन रेडिएशंस को यूज किया जाता है, और ये बहुत ही खतरनाक थेरेपी है। ये हमारा मेन प्रायोरिटी कभी नहीं रहती, क्योंकि इसमें अ, इसके इसके सक्सीड होने के चांसेस तो हैं, लेकिन साथ में रिस्क बहुत ज्यादा है। तो इसलिए रेडियोथेरेपी इज नॉट प्रायर ऑन आवर लिस्ट। जो हमारे लिस्ट पे जो सबसे जो कॉमन रहती है वो रहती है या तो इम्यूनोथेरेपी या ऑफकोर्स द कीमोथेरेपी। आखिर में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कीमोथेरेपी या कोई भी थेरेपी उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हेयर लॉस, पेन, माउथ में सोर्स, रैशेस, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, न्यूरल सिस्टम का थोड़ा डिग्रेड होना। तो ऐसे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं किसी भी थेरेपी के। आखिर में आपको ये बताना चाहूंगा कोई याद रखे कि वर्ल्ड कैंसर डे इज कोमेमोरेटेड ऑन 4 February। तो ऐसा बोल आपको सारी बातें क्लियर हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कि भाई किस तरीके से रेडियोथेरेपी किसको बोल रहे हैं, इम्यूनोथेरेपी में हम क्या कर रहे हैं, कीमोथेरेपी में हम क्या कर रहे हैं, सर्जिकल रिमूवल में हम क्या कर रहे हैं, है ना। फिर टेस्ट कैसे कर सकते हैं, कैसे एंटीजन टेस्ट है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, हिस्टोपैथोलॉजी है, ठीक है ना। और कि कौन कौन सी कैटेगरी के कैंसर हो सकते हैं, और कार्सिनोजन किस किस तरीके के हो सकते हैं, रेडिएशन कैसे कौन से कॉज कर सकती हैं। उसके अलावा कैंसर सेल की प्रॉपर्टीज मैंने आपको सारी क्लियर कर दी। तो आई सपोज आपको जो कैंसर वाला टॉपिक है वो पूरा का पूरा क्या हो गया, सर क्लियर हो गया। और कोई सिंपल सा क्वेश्चन आता है कैंसर के ऊपर नीट में, तो आप उसको इजीली आंसर कर पाएंगे। किसी को कोई डाउट अभी तक? फिर हम आगे बात करेंगे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्योंकि मुझे आपकी कोई आवाज नहीं आ रही। सर बीच में थोड़ी देर के लिए ब्रेक हो गई थी, मतलब ब्रेक होती है फिर ठीक हो जाती है, फिर ब्रेक होती है फिर ठीक हो जाती है। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, रुको मैं एक बार रीजन करता हूँ। आवाज आ रही है मेरी बेटा? यस सर, आ तो रही है लेकिन बहुत ब्रेक हो के आ रही थी भी बीच बीच में। सबको ब्रेक हो गया आ रही थी आवाज मेरी? सर अभी क्लियर है, पहले एक बार बीच में हुआ था लेकिन अब ठीक है सर। अब अच्छा, तो कोई बात नहीं बेटा, बता क्या डाउट है तेरा, क्या नहीं समझ में आया तेरे को, फिर आगे बात करते हैं। सर समझ ही लिया था, थोड़ा थोड़ा सुन सुन। ठीक है, तो आपका इस सपोज कैंसर से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप गड़बड़ नहीं करके आएंगे, एक क्वेश्चन ही मैक्सिमम आने के चांसेस हैं। तो आई सपोज वो एक क्वेश्चन आप 4 नंबर का एकदम सही करके आएंगे, कोई गड़बड़ नहीं करके आएंगे, चाहे वो कहीं से भी आता है, प्रॉपर्टीज से आता है या थेरेपी से आता है या डायग्नोस से आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए, तो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बेटा, वो है आपका टॉपिक नोन एज हेपेटाइटिस, और कुछ एक दो डिसऑर्डर्स और जैसे कि फिलारियासिस और बाकी चीजें। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये ड्रग्स के बारे में। तो इस स्लाइड के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा सा हेपेटाइटिस, थोड़ा सा फिलारियासिस, फिर थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन, इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो आइए बात करते हैं हेपेटाइटिस की। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। हेपाटाइटिस, हेपाटाइटिस का मतलब लिवर का इन्फ्लामेशन। हेपाटाइटिस
जरूरी नहीं कोई बैक्टीरिया कोई वायरस ही कॉज करे। हेपेटाइटिस अल्कोहल की वजह से हो सकता है, हेपेटाइटिस किसी अदर इंट्रिंसिक फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। इवन प्लाज्मोडियम जब आता है, मलेरिया जब होता है, तो भी लिवर का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है। ठीक है ना? और एक रीजन हेपेटाइटिस का वायरस भी है। तो हम हेपेटाइटिस नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं वायरल हेपेटाइटिस। अब वायरल हेपेटाइटिस 5 तरीके का मोस्ट कॉमन है तो और भी तरीके का, मोस्ट कॉमन 5 तरीके का है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, जो ए भी नहीं है बी भी नहीं है वो है हेपेटाइटिस सी। ठीक है, बी पे डिपेंडेंट डी, और आखिर में हेपेटाइटिस ई। क्लियर पॉइंट? तो मतलब कहने का मतलब यही है कि अच्छा, इन सब में सबसे खतरनाक कौन सा है? इन सब में खतरनाक है हेपेटाइटिस, मेनली हेपेटाइटिस बी। ठीक है, और डी बी पे डिपेंडेंट है, और डी और बी साथ में हो जाए तो ऑफ कोर्स वो मिलके और खतरनाक हो जाते हैं। तो एक तो बी और डी कैसा है? क्रॉनिक है। सी उतना क्रॉनिक नहीं है, ए भी उतना क्रॉनिक नहीं है, ई भी क्रॉनिक नहीं है सिवाय प्रेग्नेंट फीमेल्स के। प्रेग्नेंट फीमेल्स के केस में मैक्सिमम डेथ रेट देखा गया है हेपेटाइटिस ई का। तो सबसे खतरनाक बी और डी है। आइए वन बाय वन स्टडी करते हैं। इन सबके फैलने के तरीके भी अलग अलग हैं। भाई फॉर एग्जाम्पल मैं इन टोटल लूं कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस डी, बी सी डी, बीच वाले 3, ये तीनों के तीनों ब्लड ट्रांसमिशन से होते हैं। मतलब ये तीनों के तीनों ब्लड के थ्रू होंगे। जब एक पर्सन जिसको ऑलरेडी हेपेटाइटिस है उसका ब्लड आपकी बॉडी में आएगा, चाहे कैसे मर्जी आए, तो ये हो सकते हैं। मतलब ये तीनों के तीनों मदर से फीटस को हो सकते हैं, ये तीनों के तीनों इंजेक्टेड ये नीडल से हो सकते हैं, ये तीनों के तीनों सेक्सुअल कांटेक्ट से भी हो सकते हैं। मतलब हेपेटाइटिस बी सी डी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी हो सकते हैं। और ए और ई वैसे ही फैलता है जैसे कि कॉलेरा, यानी हैजा, खराब पानी से, इको ओरल रूट से, मतलब एक पर्सन के फीकल मैटर के से दूसरे पर्सन के ओरल कैविटी तक, मतलब खराब पानी से, खराब फूड से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड या ब्लड के थ्रू हो सकते हैं। अब ये सारे ए हो बी, चाहे सी हो डी हो या ई हो, इन सब का जेनेटिक मटेरियल बेटा आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिवाय हेपेटाइटिस बी का। हेपेटाइटिस बी का तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्लियर पॉइंट? आ रही बात समझ में? तो इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और बाकियों का जेनेटिक मटेरियल क्या है? सबका आरएनए है। तो कोई पूछेगा कि हेपेटाइटिस बी का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए। किसी और हेपेटाइटिस का पूछेगा तो इट इज आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। आगे समझते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये सब लिवर का इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा आता है कि इनमें से किस किस के लिए वैक्सीन है हमारे पास? हमारे पास, अच्छा अब मैंने जो बताया था आपको कि बेटा डी डिपेंडेंट है बी पे। अगर आपकी बॉडी में सिर्फ डी आया है, ठीक है, और डी आपकी बॉडी में एक्टिव है, तो बेटा पक्की बात है आपकी बॉडी में बी भी होगा। बिना बी के डी की कोई भी वैल्यू नहीं है। तो डी इज डिपेंडेंट ऑन बी। और मतलब आप बीमार हुए हेपेटाइटिस से और पता चलता है कि आपको हेपेटाइटिस डी हुआ है, तो फिर आप समझ जाइएगा कि आपकी बॉडी में हेपेटाइटिस बी वायरस भी होगा, क्योंकि डी इज डिपेंडेंट ऑन बी। इसका मतलब वो वैक्सीन जो बी के लिए काम कर जाएगी वही वैक्सीन डी के लिए भी काम कर जाएगी। आपको बी नहीं होगा तो आपको डी भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब बी की वैक्सीन डी के लिए काम कर जाती है। क्लियर पॉइंट? अच्छा, क्या आपको ऐसा हो सकता है कि आपको हेपेटाइटिस बी हो लेकिन डी ना हो? ऐसा हो सकता है, दिस इज पॉसिबल कि सिर्फ बी हुआ डी नहीं हुआ, लेकिन अगर डी हुआ तो बी तो जरूर हुआ ही होगा। ठीक, आगे समझते हैं। तो वैक्सीन की बात करें तो ए के खिलाफ हमारे पास वैक्सीन है, बचपन में लग जाती है।
बी के खिलाफ भी हमारे पास वैक्सीन है, बचपन में लग जाती है। आजकल नई तरीके की हम बताया था आपको डीएनए वैक्सीन भी ट्राई कर रहे हैं, रिकॉम्बिवैक्स आजकल चल रही है, ठीक है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन। तो बी के खिलाफ वैक्सीन, और बी वाली वैक्सीन किसके खिलाफ काम करती है? डी के खिलाफ काम करती है। हमारे पास ई के खिलाफ भी वैक्सीन है, लेकिन अभी वो चाइना में डेवलप हुई है, तो चाइनीज पीपल उसे यूज कर रहे हैं। अभी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग उसकी शुरू नहीं हुई है। तो ई की वैक्सीन आप कह सकते हो कि हमारे पास नहीं है, और ए की है, बी की है, और बी वाली ही डी के लिए क्या हो रही है, इस्तेमाल हो रही है। हेपेटाइटिस सी की हमारे पास वैक्सीन नहीं है, और उतनी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि उतना ज़्यादा खतरनाक है नहीं कि अगर आपको हो भी जाता है तो आप अपना फ्लूइड्स अच्छे से पीजिए, अपना ख्याल रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए, और एंटीवायरल ड्रग्स लीजिए, स्लोली ग्रेजुअली सी वायरस हेपेटाइटिस सी आपका ठीक हो जाएगा। तो क्या है, सी की वैक्सीन नहीं है हमारे पास, ए की है, और बी वाली ही डी के लिए इस्तेमाल हो रही है। ई की भी है, लेकिन वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सो दैट इज बेसिक पॉइंट्स ऑल अबाउट दी हेपेटाइटिस वायरस या हेपाटाइटिस। ज़्यादा डिटेल हमें नहीं जाननी है, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में तो बिल्कुल ही नहीं दे रखा खास डिटेल में, तो मैंने आपको फिर भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको बता दी। क्लियर है पॉइंट? यस सर। ओके, आगे बात करते हैं। आगे मैं एक बात डिस्कस करना चाह रहा था आपके साथ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, फिलारियासिस यानी एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इस डिसऑर्डर के अंदर ये देखिए, पैर ऐसा हाथी जैसा हो जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस, ठीक है। अच्छा, तो जरूरी नहीं कि पैर ही हो, ग्रॉइन रीजन, नेक, ये भी इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली फीट इफेक्ट होता है, इसलिए हम एलिफेंटियासिस बोलते हैं। और रीजन कौन है, याद रखिएगा हमेशा, रीजन इज वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी या वुचेरेरिया मेलाई। और ये दोनों ही क्या है, राउंड वॉर्म्स हैं, फिलेरल वॉर्म्स हैं। और किसको इन्फेक्ट करते हैं? ये आपकी बॉडी में एंटर करते हैं। और कैसे एंटर करते हैं बेटा? मस्कीटो की बाइट से। कोई पूछे कौन सा मस्कीटो, तो आंसर इज क्यूलेक्स मस्कीटो। तो क्यूलेक्स मस्कीटो की बाइट से। मलेरिया हो रहा था एनोफिलीज से, एलिफेंटियासिस होता है क्यूलेक्स से। तो फीमेल क्यूलेक्स की बाइट की वजह से फिलेरियल वॉर्म का जो लार्वा है बॉडी में एंटर करता है, लिम्फ नोड में जाता है, स्वेलिंग कॉज करता है, और कॉज करता है एलिफेंटियासिस। क्लियर है पॉइंट? फिलारियासिस क्लियर है? आगे बढ़े। सर ट्रीटमेंट क्या है इसका? बेटा ट्रीटमेंट का तो ये है कि हम कुछ ऐसे ड्रग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, और वो जो एक्चुअली फिलेरल वॉर्म के खिलाफ हो, वो भी अर्ली डायग्नोसिस पे। जब पूरी तरीके से बॉडी में फैल जाएगा, तो पूरी स्वेलिंग हो ही जाएगी, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर चुका होगा, तो फिर उसका कोई एक्चुअल ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट के लिए वही ड्रग्स हैं जो राउंड वॉर्म्स की डिवीजन को ख़त्म करे और उनको किल करे, और फिर सर्जिकली उनको रिमूव भी किया जाए। तो स्लोली ग्रेजुअली सर्जरी प्लस केमिकल थेरेपीज मिला के ट्रीटमेंट होगा। इट इज कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, सर्जरी प्लस ड्रग्स। ओके सर। सर एक बार ये फिर से बता दो, चलिए आगे फिलेरियासिस। बात करते हैं। क्या समझ में नहीं आया? सर वो स्क्रीन चली गई थी तो दिख नहीं रहा था, दोबारा ज्वाइन किया तो आपने पढ़ा दिया। मैं बता रहा हूँ कि फिलियारिसिस के अंदर पैथोजन कौन सा होता है, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी या वुचेरेरिया मेलाई। ये दोनों के दोनों राउंड वॉर्म्स हैं, एस्के एल्बेंथिस है। होता कुछ नहीं है, फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो है ना, मच्छर, वो भी कौन सा, क्यूलेक्स, वो भी कौन सा, फीमेल। बाइट करेगा, और जो लार्वा है इसका, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं कि माइक्रोफिलारिया लार्वा, वो माइक्रोफिलारिया लार्वा आपकी बॉडी के अंदर आएगा और लिम्फ नोड में घुस जाएगा, और लिम्फ नोड की स्वेलिंग कॉज करेगा, एडमा कॉज करेगा, जिसे हम बोलते हैं लिम्फ एडेनोपैथी। खैर टर्म जाने दो। तो लिम्फ नोड की स्वेलिंग करेगा, और आपका जो पैर है या ग्रॉइन रीजन है या नेक रीजन है, वो स्वेल कर जाएगा। मतलब जो भी लिम्फ नोड इन्फेक्ट होगा वो रीजन स्वेल कर जाएगा। मोस्ट कॉमनली पैर इफेक्ट होता है, इसलिए हम इसे एलिफेंटियासिस भी बुलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका पैर जो है क्या हो गया, स्वेल कर गया है। और ये वेस्ट अफ्रीका या जो गरीब कंट्रीज हैं मेजरली, वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। और नॉन एक
बेटर सोसाइटी में, जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर ये बहुत रेयर पाया जाएगा आपको। अब आपको यहाँ पर कहीं जैसे अच्छी कंट्रीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज, यूके हो गया, यूएस हो गया, जो वो भी वहाँ पे मान लीजिए न्यूयॉर्क सिटी हो गया, ये मैनहट्टन हो गया, ठीक है। तो वहां पर ये किसी को आपको रेयर ही मिलेगा जिसको क्या होगा एलिफेंटियासिस, बहुत ही मतलब कि नेग्लिजिबल ही चांसेस हैं। तो ये बेचारा ये थोड़ी से ओल्ड या पुअर कंट्री का डिसऑर्डर है, ठीक है। मगर आपके सिलेबस में तो मुझे बताना जरूरी है, फिलियारियासिस याद रखिएगा, ठीक है फरजाना? यस सर। हाँ, आगे मेरा कॉन्सेप्ट है फंजाई से। फंजाई बहुत सारे डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं। फंजाई आपको मैंने कल ही बताया था, HIV इसमें निमोनिया कॉज कर सकता है। फंजाई बहुत सारे डिसऑर्डर कॉज कर सकता है। अच्छा, फंजाई हमारे अगर किसी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो उसको उतने डिसऑर्डर कॉज नहीं कर सकता बॉडी के अंदर, लेकिन बॉडी के बाहर स्किन के ऊपर या आपके नेल्स में, स्किन में, यहाँ पर डिसऑर्डर कॉज करने की काफी क्षमता रखता है हेयर के साथ। तो 3 तरीके के मेजरली रिंग वॉर्म है, मेनली हम बात कर रहे हैं रिंग वॉर्म की। तो जो रिंग वॉर्म है, रिंग वॉर्म एक्चुअली रिंग वॉर्म डिजीज को बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर फंजाइस होती है उसको हम रिंग वॉर्म बोलते हैं। उसकी अलग अलग स्पीशीज हैं, जीनस है, सॉरी ये जीनस है, याद रखिएगा। ये 3 जीनस हैं, आपके एनसीईआरटी में दी हैं। एक तो ट्राइकोफाइटॉन है, ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, माइक्रोस्पोरम, और तीसरी है एपिडर्मोफाइटॉन। ये 3 स्पीशीज आपको, सॉरी 3 जीनस आपको याद होनी चाहिए कि इनके नाम ट्राइकोफाइटॉन हेयर लाइक, माइक्रोस्पोरम स्पिंडल लाइक, और एपिडर्मोफाइटॉन क्लब शेप्ड। तो ये 3 तरीके के रिंग वॉर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई हैं, जो इस तरीके का डिसऑर्डर कॉज करते हैं। इस तरीके का ये राउंड सा एक लेजन बन जाता है, ठीक है ना। ये कुछ नहीं बल्कि ग्रोथ ऑफ फंगस है, फंजाई है। और ये जो फंजाई है, आपको पता है कि ये पसंद करता है मॉइस्ट एनवायरनमेंट, वार्म एनवायरनमेंट। तो जनरली उंगलियों के बीच में, टोज के बीच में, है ना, ग्रॉइन रीजन में, जहाँ पे वार्म और मॉइस्चर होगा, ठीक है ना, वहां पर इनका फेवरेट रीजन रहता है होने का, अंडर आर्म्स में, ठीक है ना। तो वो इनका फेवरेट जगह जहाँ फंगल ग्रोथ इजिली क्या होगी, हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा और भी तरीके के फंजाई हैं, स्पीशीज है, जो और तरीके के डिसऑर्डर कॉज करेंगे, जैसे कि टीनिया। देखिए, एक होता है टेनिया, ये TAENIA, टेनिया। बेटा ये वाला जो टेनिया है ये नहीं पढ़ रहे हम, ये तो आपका वो हो गया टेप फॉर्म। ये टेनिया नहीं, ये टीनिया, TINEA, टीनिया, ठीक है ना। ये फंजाई है। तो टीनिया कैपिटिस, कैप, टोपी, टोपी क्या कहते हैं, सर पे। तो टीनिया कैपिटिस एक्चुअली आपका सर में ऐसे ऐसे ये क्या कहते हैं, सिर की पैचेस बन जाते हैं, हेयर लॉस हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन एक तरीके का, ठीक है ना। दैट इज टीनिया कैपिटिस, ठीक। अच्छा, एक है टीनिया पीडिस, ये पैरों में होता है। तो पैरों में हो गया तो टीनिया पीडिस। दाढ़ी में अगर हो रहा है तो टीनिया बार्बे बोलते हैं, दिस इज टीनिया बार्बे, टीनिया बार्बे, ठीक है। तो दाढ़ी के आसपास जहाँ बाल हैं वहां पर ये हो गया तो टीनिया बार्बे। पैरों का टीनिया पीडिस, और सर का टीनिया कैपिटिस। मतलब एक फंजा ये भी है, ये भी जीनस है टीनिया, और ये भी फंगल इन्फेक्शन है, ये भी मॉइस्चर वार्मथ में इजी क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो बस आज की क्लास में हमारे पास इतनी ही इंफॉर्मेशन है। किसी के पास कोई एक्स्ट्रा डाउट्स हैं तो मुझसे पूछ लीजिए। और यहाँ पर हमने मेजर सारे डिसऑर्डर्स कवर कर लिए। बाकी जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, जैसे टाइफाइड, ठीक है, और इन्फ्लुएंजा, ये सब चीज़ें जो दे रखी हैं वो आप अपने एनसीईआरटी से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और वो हम वन बाय वन वो सब चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे। वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ये द ड्रग्स, अल्कोहल और उनके एब्यूजेस, वो सारी चीज़ों की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट हो पूछ सकता है। और नेक्स्ट क्लास में हमारा इम्यून सिस्टम वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा।